हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 6 एसएसटी का हिस्ट्री में चैप्टर 5 एक्सप्लेन कर रहे थे। जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने हाफ चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, और जो आपका नेक्स्ट रह गए हैं टॉपिक वो हम सेकंड पार्ट में अपलोड करने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। जो क्लियर नहीं हुए हैं वो टॉपिक आप ढंग से देखेंगे, इसमें पूरा वीडियो देखिए और इसमें समझिए, आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करा हुआ मिलेगा। तो हमने आपको जो एक्सप्लेन किया था वो यहाँ रिलीजियस बिलीफ और टेक्नोलॉजी तक हो गया था हमारा कंप्लीट। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ से। ये आपका चैप्टर 5 है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हिस्ट्री में चैप्टर 5 डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ द वैदिक एज। तो ये चैप्टर आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिए, और अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप इस पीडीएफ की हेल्प से भी इस चैप्टर को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ब्यूरियल एट इमाम गांव, ये आपका यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए, आप लाइन टू लाइन आप पढ़ते हुए चलिए मेरे साथ, और इसको लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्पेशल ब्यूरियल एट इमाम गांव, मतलब इमाम गांव में विशेष प्रकार का दफन होता था। मतलब जो डेड बॉडीज़ होती थी वो एक अलग तरीके से दफन की जाती थी। तो वो कैसे की जाती थी इमाम गांव में, वो इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, एट इमाम गांव एडल्ट्स वर यूजुअली buried in ground laid out straight with the head towards the north। इमाम गांव में जो वयस्क लोग दफन किए जाते थे, आमतौर पर वयस्कों को ज़मीन में ही दफनाया जाता था है, और उनका सिर जो है उत्तर की तरफ होता था। ठीक है। मैनी ब्यूरियल वर विद इन द हाउसेज, और जो बहुत सारे कई घरों के भीतर ही कब्रें बनी हुई थीं। वेसल्स कंटेनिंग फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। क्या होता था, मृतकों के साथ भोजन और पानी के बर्तन भी रखे जाते थे। जो भोजन और पानी भर के उनमें बर्तनों में उसी मृतक के साथ दफन किया जाता था। ठीक है। एंड वन मैन हैज़ बीन फाउंड buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site. In the center of the settlements, the body had lagged position। क्या होता था, एक व्यक्ति को बस्तियों के केंद्र में 5 घर, मतलब स्थल पर सबसे बड़े घरों में से एक घर था, के आंगन में एक बड़े मतलब 4 पैरों वाले मिट्टी के जार में दफन पाया गया वहाँ पर। ऐसा एक इंसान भी मिला जो 4 पैर वाले, मतलब इस तरह से रखने वाले जार के अंदर दफन पाया गया, जार के अंदर रख के उसको दफन किया गया था। द बॉडी हैड लैग्ड पोजीशन, और बॉडी कैसी थी, जैसे खड़ी मुद्रा में थी, है ना, पैरों के बल पे खड़ी हुई मुद्रा में उस जार में बंद, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्यूपेशन एट इमाम गांव। ऑक्यूपेशन एट इमाम गांव, ये मैं जूम कर देती हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसेम। इमाम गांव में व्यवसाय किस प्रकार के थे ये देखेंगे हम। तो इमाम गांव को पुरातत्वविदों, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने वो गेहूँ, जौ, चावल, दालें, बाजरा, पीसी और तिल के बीज मिले हैं वहाँ से। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जिन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं, उन लोगों को मोस्टली गेहूँ, जौ, चावल, दालें, बाजरा, पीसी और तिल के बीज वहाँ से मिले हैं इमाम गांव से। ठीक है। These findings show that people were engaged in agriculture. Bones of a number of animals, many bearing cut marks, show that they may have been used as food.
इन निष्कर्षों से ये पता चलता है कि लोग कृषि में लगे हुए थे उस समय, है ना। कई जानवरों की हड्डियाँ और कटे हुए निशानों से ये भी पता लगा है कि उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा उस समय में, है ना। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, or hare, and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. इनमें क्या क्या मवेशी के रूप में भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता शामिल हैं। घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर और चित्तीदार हिरण, काला हिरण, मृग, खरगोश और नेवला। और पक्षियों के अलावा मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा और मछली, ये सब शामिल हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद, एविडेंस ऑफ फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज हैव आल्सो बीन कलेक्टेड। उसके अलावा बेर, आंवला, जामुन, खजूर और विभिन्न प्रकार के जामुन जैसे फलों के भी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। इस प्रकार के फल की भी जो एविडेंस वहाँ से मिले हैं इमाम गांव से, ठीक है। लाइफ ऑफ पीपल इन वैदिक एज। अब देखते हैं वैदिक युग में जो था जीवन कैसा था लोगों का। द पीपल हु डेवलप द वैदिक कल्चर वर द आर्यंस। दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। वैदिक युग में जो जीवन व्यतीत करने वाले, वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले कौन लोग थे? आर्यन थे, आर्य लोग थे, है ना। वे बेहद सादा जीवन व्यतीत करते थे। कैसा करते थे? सादा जीवन। पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उनकी? राजनीतिक जीवन कैसा था? पीपल वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ट्राइब्स कॉल्ड एज जन्स। ईच ट्राइब सेटल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया विच consisted of many villages. Each tribe had a king called as Rajan or a chief who was selected for his bravery. राजनीतिक जीवन में लोगों के कई जनजातियों में विभाजित किया गया था जिन्हें जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोगों को कई जनजातियों में विभाजित किया गया उन्हें क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा जन कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति एक विशेष क्षेत्र में बसती थी जिसमें कई गांव होते थे, ठीक है। प्रत्येक कबीले में क्या होता था? एक राजा होता था और जिसे राजन और चीफ कहा जाता था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए चुना जाता था, ठीक है। हु वॉज सेलेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी। या तो उन्हें राजन कहा जाता था या चीफ। दीज किंग्स वर नॉट लाइक द किंग्स ऑफ लेटर टाइम। दे डिड नॉट हैव ह्यूज प्लेसेस और लार्ज आर्मीज। देयर कंट्रोल वॉज लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया। और क्या होता था? ये राजा बाद के समय के राजाओं की तरह नहीं थे। उनके पास विशाल महल या बड़ी सेनाएं नहीं होती थीं। क्या होता था? उनका नियंत्रण एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित था, ठीक है। देयर वर टू स्पेशल असेंबली, द सभा एंड द समिति। क्या होता था? उस समय दो विशेष सभाएं होती थी जिसे सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। The Sabha was an assembly of probably the elders and important people of the village. The Samiti was general assembly, probably gathering of members of every family of the Jan. People attended these assemblies and discussed issues and reached a consequences. अब देखते हैं क्या होता था इन सभाओं में। इन सभाओं में सभा शायद गांव के बड़े बुजुर्गों और महत्वपूर्ण लोगों के लिए थी। सभा जो थी वो महत्वपूर्ण लोगों के लिए थी और समिति आम लोगों के लिए थी, ठीक है। शायद जन के हर परिवार के सदस्यों की जो सभा होती थी उसे समिति कहते थे। लोगों ने इन सभाओं में भाग लिया और मुद्दों पर चर्चा की और आम समिति पर पहुंचते थे। मतलब जो भी कोई टॉपिक होता था, इशू होता था कोई भी, तो उसमें सभा समिति में बैठकर डिस्कस किया जाता था और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता था। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी?
इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम देखेंगे कि मतलब आर्थिक जीवन उनका कैसा था वैदिक काल में। तो देखते हैं, द पीपल इन द वैदिक एज लेड अ रूरल लाइफ। देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। देयर मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, ऑयल एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, तो उनका जो वैदिक युग में जो लोग थे वो ग्रामीण जीवन जीते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। उनके मुख्य कृषि उत्पादक गेहूँ, बमुश्किल चावल, कपास और तिलहन थे। ठीक है, गेहूँ थे और चावल, कपास, तिलहन ये सब था। मतलब तिलहन कहते हैं जिससे तेल निकलता है, वो वाले ऐसी फसल। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउज, वुल्स, हॉर्सेस, शीप एक्सेट्रा। उन्होंने गाय, बैल, घोड़े, भेड़ आदि जैसे जानवरों को पालतू जानवर बनाया। ठीक है, द आर्यंस वर हाउएवर नॉट इनडिफरेंट इन ट्रेड। आर्य हालांकि व्यापार में उदासीन नहीं थे। मोस्टली थिंग्स वर एक्सचेंज बाय बार्टर सिस्टम। उनके अधिकतर वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स, प्रॉपर्टी, सर्विसेज वर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं, संपत्ति, सेवाओं के अन्य वस्तुओं का आदि के लिए क्या किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। हाउएवर लेटर ऑन कॉइन्स ऑल्सो बिकेम प्रिविलेंट। तब तो पैसे का लेन देन नहीं होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, हालांकि बाद में सिक्के भी प्रचलित हो गए जब सिक्के चलने लगे। टू मीट द डेली नीड्स सर्टेन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो फ्लोरिश्ड। उसके बाद दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ शिल्प और उद्योग भी विकसित हुए। देयर वर कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, पॉटर्स एंड फिजिशियंस एक्सेट्रा टू मीट द डेली नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो दैनिक ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए कौन कौन लोग थे जो हेल्प करते थे, बढ़ई थे, सुनार थे, लोहार और बुनकर जिन्हें कहते हैं जो बुनने वाले होते हैं, कुम्हार थे, और चिकित्सक मतलब डॉक्टर्स, है ना। इस तरह के लोग थे जो दैनिक चीज़ों को, दैनिक ज़रूरतों को लोगों की पूरा करते थे। अब आइए इधर आ जाते हैं हम। अब ये देखिए सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं कि सामाजिक जीवन जो था वैदिक काल में इमाम गांव वगैरह में किस तरह का था। तो ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम पीपल लिव्ड इन स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कुल। ऋग्वेद के समय में लोग कुल नामक छोटी इकाइयों में रहते थे, मतलब ग्रुप बना के रहते थे जो छोटे छोटे, उन्हें हम कुल कहते थे वैदिक एज में। ठीक है, एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज कॉल्ड गृहपति एंड डिसीजंस मेड बाय हिम वर स्ट्रिक्टली फॉलोड। ये आपके वन वर्ड में या फिर मतलब टिक द करेक्ट की फॉर्म में आपके ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ इनको या तो नोट करते हुए चलिए या फिर आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। चैप्टर के लास्ट में भी आपको जो एक्सरसाइज मिलेंगी उनको सॉल्व करना है, तो उसमें ये बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया जो छोटी इकाइयाँ बना के जो लोग रहते थे, छोटे ग्रुप्स बना के रहते थे, उनको कुल कहते थे। आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको टिक लगाना होगा कि उसे क्या कहते थे। तो आपका आंसर इसमें होने वाला है कुल। अब देखिए जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था, ज्येष्ठ पुरुष जिसे कहते हैं, सदस्य घर का, मतलब घर का बड़ा व्यक्ति, एक जो मुखिया होता था, उसे हम क्या कहा जाता था, उसे गृहपति के नाम से जाना जाता था, है ना। और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का कड़ाई से पालन किया जाता था। जो वो कह देते थे वही वो बात मानी जाती थी। एंड
ये हो गया। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड पैट्रियर्सल सिस्टम, है ना। तो इस सिस्टम को पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप अंडरलाइन करते हुए चलिए या फिर नोट करते हुए चलें। मैनी कुल्स वर कॉल्ड विस क्लैन एंड मैनी विस और क्लैंस फॉर्म अ जन और ट्राइब्स। कई कुलों को बिस या कबीला कहा जाता था और कई बिस या कुलों ने एक जन या जनजाति का गठन किया जाता था। मतलब ध्यान से सुनिए पूरी बात कि कई कुल जो मिलके एक कबीले का निर्माण करते थे। जब कई कुल एक साथ मिल जाते थे तो वो कबीला बन जाता था, उसे कबीला कहा जाता था। और कई बिस या कई कबीले मिलके क्या करते थे, जन या जनजाति का गठन करते थे। These tribes formed a village or ग्राम which was migratory in nature। उसके बाद इन जनजातियों ने गांव या ग्राम का गठन किया जो प्रकृति में प्रवासी था। प्रवासी मतलब जो इधर से उधर घूमने वाले था, परमानेंट रहने वाले नहीं, घूमने वाले। वुमेन फ्रेम अपर फैमिलीज वर गिवन एजुकेशन एंड अलाउड टू अटेंड रिलीजियस असेंबलीज। उच्च परिवारों की महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी और धार्मिक सभाओं में भाग लेने की अनुमति भी उच्च परिवारों की महिलाओं को ही थी। ठीक है। दे लुक्ड आफ्टर चिल्ड्रन एंड लुक्ड आफ्टर द हाउस होल्ड कोर्स। उसके बाद क्या होता था उन्हें कि वे बच्चों की देखभाल करते थे और घर के कामों को देखते थे। Society was divided into 4 varnas on the basis of occupation। जो सोसाइटी थी, समाज थे हमारा, उसको व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि कितने वर्णों में विभाजित किया था, तो 4 वर्ण में विभाजित किया गया था। और वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? देवर ब्राह्मण्स। सबसे पहले तो ब्राह्मण आते हैं जो क्या करते थे, हु वर स्टडीड एंड टॉट द वेदास, परफॉर्म्ड सैक्रिफाइसेस, रिसीव्ड गिफ्ट्स एंड लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर्स। जो वेदों का अध्ययन और शिक्षा देते थे, यज्ञ करते थे, उपहार प्राप्त होते थे उन्हें, और सभी धार्मिक मामलों की देखभाल करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मण लोग। तो सबसे पहला आपका जो बेसिस वर्ण था वो था ब्राह्मण। उसके बाद आता है क्षत्रियस, who were the military warriors and protected people। ठीक है। तो ये जो क्षत्रिय थे वो सैन्य विवाह करने वाले और लोगों की रक्षा करने वाले थे। तो ये होते थे क्षत्रिय लोग। वैश्यास, अब नेक्स्ट थे वैश्य लोग, who were traders, cultivators and artisans and। उसके बाद वैश्य जो थे वो व्यापारी, कृषक और कारीगर लोग थे। व्यापारी थे वो या कृषि का काम करने वाले थे या कोई कारीगरी करने वाले लोग थे, जिन्हें वैश्य के नाम से जाना जाता था उस समय। और नेक्स्ट लास्ट था आपका शूद्रास, हु डिड मैनुअल टास्क एंड सर्व्ड ऑल द अदर 3 वर्न्स। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। बोथ वुमेन ऑफ द लोअर वर्न्स एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। उसके बाद जो सबसे निचला वर्ग कहलाता था वो क्या था? शूद्र थे, और जो छोटे मोटे काम करते थे, और अन्य जो 3 वर्ण थे उन लोगों की सेवा करना इन लोगों का काम था। अक्सर महिलाओं को भी शूद्रों के साथ समूहीकृत किया गया, मतलब महिलाओं को भी उनके समूह में रखा गया जो निचले वर्ग की थी। निचले वर्ण की महिलाओं और शूद्र दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, मतलब वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था शूद्र लोगों को। ठीक है। As Aryan's life was also divided into 4 stages, ashrams, during the Vedic period they were। उनके बाद इस वैदिक काल के दौरान आर्य का भी जीवन 4 चरणों में या 4 आश्रमों में विभाजित था। वो कौन कौन से आश्रम थे? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो आर्यस लाइफ थी वो 4 स्टेजेस में डिवाइड थी। उनके नाम लिखिए। तो आपका सबसे पहला हो जाएगा ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सबसे लास्ट में संन्यास। तो आइए ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो ब्रह्मचर्य था, द ब्रह्मचारी और स्टूडेंट लाइफ वॉज द फर्स्ट स्टेज. इन दिस स्टेज अ स्टूडेंट लर्नड द वेदास फ्रॉम अ गुरु. द स्टूडेंट रिसाइडेड in the house of the guru till his education was complete. This was also known as the Gurukul system of learning. इसमें क्या होता था कि ब्रह्मचर्य जो था, इस ब्रह्मचारी या छात्र जीवन का पहला चरण था. इस अवस्था में विद्यार्थी ने वेदों को गुरु से सीखा था. छात्र अपनी शिक्षा पूरी होने तक गुरु के ही घर में रहा करते थे. इसे सीखने की गुरुकुल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका जो स्टेज थी आर्यों के जीवन की, वो थी गृहस्थ. गृहस्थ वॉज द नेक्स्ट स्टेज व्हेन अ मैन मैरिड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फॉर्मल एजुकेशन. ही देन टुक अप द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्डर बाई प्रोवाइडिंग एंड नरिशिंग फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. उसके बाद जो आता था गृहस्थ अगला चरण था, जब एक व्यक्ति ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शादी कर लेता था उसमें, फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करके एक जिम्मेदार गृह स्वामी की भूमिका निभाता था. ठीक है. नेक्स्ट आपका आया वानप्रस्थ. वानप्रस्थ वॉज द थर्ड स्टेज दैट ऑफ वर्चुअल रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्डली फंक्शंस एंड ड्यूटीज़. उसके बाद ये जो वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ सांसारिक कार्यों और कर्तव्यों से मतलब सेवानिवृत्ति का एक तीसरा चरण था. मतलब जिसमें वो अपने सारी जिम्मेदारियों से मतलब छूट जाता है ना. तो ऐसा ये तीसरा चरण था जिसमें वो रिटायरमेंट ले लेता है, एक तरह से सभी चीज़ों से छूट जाता है, मतलब बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है. तो वो वानप्रस्थ हो जाता है उनका. और इसमें क्या होता है संन्यास. फोर्थ और लास्ट स्टेज थी इसमें संन्यास. संन्यास वॉज द फाइनल स्टेज विच वॉज अ पीरियड ऑफ टोटल रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्डली एक्टिविटीज़, है ना, एंड कॉन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू मेडिटेशन टू बी कंटिन्यूड टिल डेथ. इसमें क्या होता है संन्यास अंतिम चरण था जो सभी सांसारिक गतिविधियों से पूरी तरह से इंसान छूट जाता था. उसमें सांसारिक गतिविधियों से उसे कोई मतलब नहीं रहता, वो पूरे संन्यास ले लेता था इन सब चीज़ों से, और मृत्यु तक जारी रखने के लिए विशेष रूप से ध्यान करता था, मेडिटेशन करता था जब तक उसे मृत्यु नहीं आ जाती तब तक. ठीक है. तो ये 4 स्टेजेस थी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. इसी फॉर्म में आपको लिखनी है, इसी सीक्वेंस में. और नेक्स्ट है हाउएवर द डिवीज़न वॉज नॉट ऑल्सो रिजिडली फॉलोड. पीपल लिव्ड इन जॉइंट फैमिलीज. द ओल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. वुमेन वर ट्रीटेड विद मच रिस्पेक्ट. और क्या होता था, हालांकि इस विभाजन का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया गया, है ना, सख्ती से पालन नहीं किया गया. लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे. सबसे बड़ा पुरुष ही सदस्य, सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होता था वही परिवार का मुखिया होता था. महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था. चाइल्ड मैरिज एंड द पर्दा सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट अमंग द आर्यंस. आर्य के काल में क्या होता था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी. दे एट राइस, वीट, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उन्होंने चावल, गेहूँ, जौ, फल, सब्जियाँ ये सब खाते थे वो. दे ऑल्सो टुक मिल्क, घी एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स इन प्लेंटी. इसके अलावा वो दूध, घी और अन्य उत्पादकों का भी भरपूर मात्रा में सेवन किया करते थे. ठीक है. तो यह आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. ये सेकंड पार्ट था आपका, और फर्स्ट पार्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड है. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ऐसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.